हेलो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, लास्ट का जो हमारा सेशन था वो कीवर्ड्स को लेके था, एंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो उससे नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ ऑन पेज रिलेटेड। कीवर्ड रिसर्च एंड ऑल ये सब हमारा हो गया है, ठीक है। अब आते हैं ऑन पेज एसईओ। देखो, ऑन पेज एसईओ क्या है, किस तरीके से काम करता है, ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल वगैरह भी हम देख लेंगे आज की क्लास में। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ ऑल्सो नोन एज ऑन साइट एसईओ। जब हम वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम जो भी एक्टिविटी हम वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कंटेंट डालना हो, चाहे वो उसका टाइटल बनाना हो, चाहे डिस्क्रिप्शन लिखना हो, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना हो, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी? ऑन पेज एसईओ के अंदर आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, टोटल हमारे पास ये 11 पॉइंट्स हैं ऑन पेज एसईओ के अंडर में। मतलब क्या चीज़ स्क्रीन शेयर नहीं है? यस सर। अभी शेयर कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अभी शेयर्ड है। यस सर। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 11 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 11 जो पॉइंट्स हैं ऑन पेज की, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इनसे थोड़ी हट के भी होती है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो लाइक प्रैक्टिकल करते हैं वो तभी समझ आएंगी। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है कि एस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी इंटरव्यू में कि ऑन पेज एसईओ के अंदर आप क्या करते हो, तो ये 11 चीज़ें होती हैं जिसमें से आप कोई भी 5 या 7 चीज़ें बता देते हो तो ठीक है, वर्थ इट होता है। आप मतलब समझ आ जाते हैं कि यहाँ आपको नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो एक एल्गोरिदम के बेस पे एक पॉइंटर निकल के आया है, EEAT। देखो, EEAT क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस, ट्रस्टवर्थनेस। इसका मतलब क्या हो गया? सामने वाली जो पार्टी है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। लाइक मैं अगर एसईओ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एसईओ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्टीज़, देखो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो एसईओ की ही होगी, या फिर मैं एसईओ की एक्सपर्टीज़ भी रखता हूँ। लाइक एक डिजिटल मार्केटर जो है उसके पास कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है। बट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके पास उसी चीज़ का होगा जो उसने प्रैक्टिकल कोई एक चीज़ पे फोकस करा होगा। लाइक जैसे हम जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर करते हैं इंस्टीट्यूट में, वो क्या रहता है भाई, वो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग भी हम ऑफर करते हैं। और इसके अलावा किसी को इंडिविजुअल चीज़ों में जाना है, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना है, फेसबुक में जाना है, सोशल मीडिया में जाना है, ठीक है। और अमेजोन लिस्टिंग, फ्लिपकार्ट हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, इसके अलावा हमारा गूगल एड्स हो गया, फिर एसईओ हो गया। तो इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहते हो तो वो भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। और जो भी डिजिटल मार्केटर होता है उसको किसी ना किसी चीज़ के अंदर थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर कोई परफेक्ट डिजिटल मार्केटर है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी गूगल एड्स और एसईओ की, ठीक है। देन उसके बाद सोशल मीडिया आ जाता है जिसकी उसको नॉलेज होती है। फिर उसके बाद वो ईमेल मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। देन अदर चीज़ें होती है जिसकी नॉलेज धीरे धीरे कम होती है, बट स्टिल एक नॉलेज होती है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ क्या हो गया कि जितनी भी चीज़ें आती है उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उसको किस चीज़ की है। मतलब ऐसा होता है कि आपको चीज़ें भले ही सारी आती हो लेकिन आप एक ही पर्टिकुलर फील्ड के सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स को क्लोज करते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ, लाइक मेरे पास कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, हम उठाते भी है, सारी सर्विसेज हम देते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन। बट द थिंग इज़ कि एसईओ के लिए मेरे पास ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई क्लाइंट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के लिए आ भी रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ कि लाइक वो एसईओ की सर्विस मेरे को वहाँ से मेरे को ले, एसईओ की सर्विस भी वो ले। क्योंकि क्या होता है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया और सोशल मीडिया हो गया, समटाइम्स क्लाइंट्स को ये दोनों करानी होती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो एसईओ भी उसके साथ साथ ले ले। मतलब एक्सपर्टीज जिस चीज़ की होगी मैं उसकी तरफ उसको थोड़ा सा धकेलूँगा कि ये मतलब वही चीज़ करे, ठीक है। एथ्योरेटिवनेस, एथ्योरिटी होनी चाहिए हमारी वेबसाइट की, हमारी, या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज़ बेसिकली फॉर द वेबसाइट्स, ठीक है। कि वेबसाइट्स पे हमें एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, जो भी ऑथर है उसका ऑथर की एक्सपर्टीज़ दिखानी पड़ेगी। और एथ्योरेटिवनेस हमारा जो कंटेंट राइटर होगा या तो उसकी, या फिर हमारी वेबसाइट की मार्केट के अंदर एथ्योरिटी होनी चाहिए। एथ्योरिटी बनती है बैकलिंक्स की हेल्प से। एक वेबसाइट, दो वेबसाइट, तीन वेबसाइट जब हमें लिंक करती जाती है ऐसे ही, तो हमारी वेबसाइट की एथ्योरिटी बनती जाती है, एक ट्रस्ट स्कोर बनता जाता है, ठीक है। जो कि डीए और पीए के नाम से जाने जाते हैं। देखो, डीए और पीए क्या हो गया? डोमेन एथ्योरिटी एंड पेज एथ्योरिटी। इसमें ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट एसईओ चेकर। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी डोमेन डाल दो, लाइक मैंने ये पेट्स डे आउट डाल दिया, इसको ऐसे
वेरिफिकेशन दे के आगे बढ़ जाते हैं। वहीं देखो 22 स्पैम स्कोर इसका दिखा रहा है, एसएस जो होता है। और डीए क्या हो गया, डोमेन अथॉरिटी, पीए क्या हो गया, पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी कुछ नहीं है, बस ये एक स्कोर है, एक रैंडम वेबसाइट। मतलब आप आज से पहले क्या पेट्स डे आउट को जानते थे? नहीं जानते थे। ऐसे ही अगर मैं और आपको कुछ भी फलाना या ढिमका कोई भी वेबसाइट का लिंक दे दूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा वो वाली वेबसाइट अच्छी है भी या नहीं, उस वेबसाइट पे ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो कुछ स्पैम तो नहीं कर रही? तो इस वेबसाइट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। मतलब रैंडम वेबसाइट जो मैंने आज से पहले नहीं देखी, उसके डीए और पीए स्कोर को देख के और उसका स्पैम स्कोर देख के मुझे पता चल जाएगा यस कि ये वेबसाइट सही है या फिर ये वेबसाइट सही नहीं है। जैसे इसका स्पैम स्कोर 22 है, मतलब ये वेबसाइट सही नहीं है। डीए और पीए 7 एंड 13, मतलब जो नई वेबसाइट होती है उसका 1 से स्टार्ट होता है, 1 डीए 1 पीए। काम करते हैं धीरे धीरे, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ऐसे चीज़ें काम करती है। और ये स्कोर जो होता है आउट ऑफ 100 होता है, 100 में से आपको इतना स्कोर दिया गया है। कुछ खास तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, 1 नहीं है, मतलब कुछ तो काम हुआ है। लेकिन स्पैम स्कोर ज़्यादा होने की वजह से मेरी नज़रों में ये वेबसाइट अब ख़त्म है। ठीक है, अगर कोई और वेबसाइट की बात करें जैसे performdigi.com, ठीक है, तो performdigi.com मैंने यहाँ पे डाल दी, नोटा बॉट चेक मैंने किया, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 19 डीए है, 44 पीए। इट मीन्स स्पैम स्कोर कितना है, 1%, मतलब जेन्युइन वेबसाइट है। देखो ठीक है, 100 आउट ऑफ 44 स्कोर यहाँ पे मिला है, 19 स्कोर यहाँ पे मिला है। तो कितने डी ए पी ए होने चाहिए जिन वेबसाइट से हम अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं? और ये डी ए पी ए बढ़ता कैसे है? देखो डी ए पी ए बढ़ाने के पीछे सबसे ज़्यादा रोल होता है बैकलिंक्स का, जो कि हम ऑन पेज ऑफ पेज के अंदर देखेंगे कि बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं वो सब। बट जो डी ए पी ए है वो बढ़ता किसकी वजह से है? बैकलिंक्स की वजह से। देखो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी इज बेसिकली फॉर द कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग ऑन योर पेज। आप अपने पेज पे जो कंटेंट दे रहे हो वो लोगों को कितनी वैल्यू पास कर रहा है, उस बिहाफ पे आपकी पेज अथॉरिटी निकाली जाती है। ठीक है, कि कितना टाइम स्पेंड लोग आपके कंटेंट पे दे रहे हैं, कितने उसको शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द पेज अथॉरिटी, वो निकलती है। डोमेन अथॉरिटी हो गया कि डोमेन की वैल्यू, आपका नाम कितना चलता है। ठीक है, कितने लोग आपके डायरेक्ट सर्च करते हैं, कितने लोगों ने आपके इस नाम पे लिंक दिया हुआ है अलग अलग जगहों पे, या फिर कितना लोग आपको रेफ़र कर रहे हैं आपके नाम से ही, ब्रांड वैल्यू से। तो ऐसे फिर डीए बढ़ता जाता है। और अलग अलग वेबसाइट पे जो आपके लिंक्स बनते हैं तो डीए बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी अथॉरिटी वाली साइट, लाइक कोई वेबसाइट है जिसका डोमेन अथॉरिटी 100 आउट ऑफ 70 है, और आपका जो अभी आपने नया डोमेन लिया उसका 1 है। अगर आप 70 वाले डोमेन अथॉरिटी से लिंक लेते हो, मतलब अपने से ज़्यादा अथॉरिटी वाली साइट से लिंक लेते हो, तो आपकी वेबसाइट का डोमेन स्कोर बढ़ता है। एक और जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये एक वेबसाइट अभी, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका है ना डोमेन स्कोर जो पहले था वो गिर गया अब। ठीक है, इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ अभी कितना है इसका, चेक कर लेते हैं। तो अभी इसका कितना है, 36 द डी एंड पी इज़ द 42, बट इसका जो डोमेन अथॉरिटी स्कोर था वो था 39, ये गिर गया। देखो डोमेन स्कोर घटते बढ़ते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे बैकलिंक्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बैकलिंक्स अपने आप बनती है और अपने आप हटती है। बहुत सारे टाइप की ऐसी बैकलिंक्स होती हैं जो पता नहीं चलता, बट स्टिल वो अपने आप बनती जाती है। आपने कभी अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक नहीं भी बनाई होगी तो भी आपके लिए वेबसाइट के अपने आप बैकलिंक्स बनते जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, वो बैकलिंक्स जो बनते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल में इंडेक्स होते हैं वो पेजेस जहाँ पे भी हमारा लिंक है। अब जब तक गूगल पे पेज इंडेक्स रहेगा वो लिंक हमारे लिए काम करेगा, हमारा स्कोर काम करेगा। बट जैसे ही वो लिंक हट गया, वो क्रॉलेबल नहीं है, अब गूगल के पास हमारा पेज नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, मतलब सर्च रिजल्ट में कहीं पे भी नहीं है। अब क्या हो जाएगा भाई, अब वो ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, मतलब अब उसकी कोई लाइक वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब एक तरीके से जिस पेज पे आपका लिंक बना था, अब वो इंडेक्स नहीं है गूगल पे, तो वो लिंक आप ख़त्म मानो, वो डेड लिंक हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक लिंक आपकी बनी थी अब वो ज़ीरो होगी फिर से। ऐसे ही आपको हज़ारों लोग अगर लिंक दे रहे थे तो कभी हट रहा है, कभी आ रहा है, कभी फिर से कुछ नया बन रहा है। कोई जनरेटर आ गया उसमें आपकी लिंक बन गई। ठीक है, कोई नया टूल आया उसने आपके लिंक को डाल दिया। ठीक है, किसी ने अपने कोई लिस्ट दी हुई थी कि दीज आर द टॉप 20 साइट्स फॉर द इंग्लिश लर्निंग, दीज आर द 10 बेस्ट वेबसाइट टू फॉर द लिटरेरियन। जिस चीज़ के लिए ये स्विच वर्ड कुछ देते हैं, अपना यूएस का कंटेंट टारगेट करते हैं। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को लेके भी हो सकता है कि लिस्ट के अंदर आपका नाम आ रहा है और वहाँ से भी आपका जो लिंक एक डाला जा रहा है जिसकी वजह से आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट हो गया, सिंपल सी चीज़ है। आपको कोई ट्रस्ट कब करेगा, आप पे कोई ट्रस्ट तब करेगा जब आप रेगुलर रहोगे। मतलब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ सपोज, और किसी कंपनी में काम करते करते मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, 5 साल मेरे को हो गए हैं। अब एक चीज़ सोचना कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे होगा। ठीक है, कंपनी वालों को मेरे पे होगा।
ठीक है, या फिर कोई अभी 2 महीने पहले जो कोई लड़का वड़का आया हो, ठीक है, या फिर 2 महीने पहले किसी और बंदे को हायर करा हो, उस पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने बंदे होते हैं ट्रस्ट वर्दी होते हैं, ठीक है, तो भरोसा किया जा सकता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ होती है ट्रस्ट वरिस्टनेस, एक रेगुलर रहना, एक लंबे टाइम तक टिके रहना। तो ट्रस्ट गूगल कैसे देखता है? देखो, गूगल देखते हैं कि आप पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूस पोस्टिंग कर रहे हो, आप पिछले 6 महीनों से लगातार अपनी वेबसाइट पे कंटेंट शेयर कर रहे हो, दैट इज़ गुड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करेगा और फिर रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी इन चारों फैक्टर्स को देखने के बाद कि हाँ, एक्सपीरियंस है वेबसाइट के कंटेंट राइटर को, उसकी एक्सपर्टीज़ भी है किसी काम के अंदर। ये लिंक्डइन प्रोफाइल जो होती है, अगर आप वो मेंशन करते हो, उससे वो पता लगा लेता है कि आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो या नहीं, ठीक है। एंड फिर हमारे पास आता है एथ्योरेटिवनेस, ठीक है। एथ्योरेटिवनेस क्या हो गया? एथ्योरिटी की DA&PA ऑफ द वेबसाइट, एंड फिर आ गया ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के बाद क्या हो जाएगा? ट्रस्ट मतलब वेबसाइट पे ट्रस्ट है या नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि आपकी वेबसाइट पे रेगुलर पोस्टिंग की हेल्प से आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया टैग। टैग क्या होता है भाई? टैग, टाइटल टैग, ठीक है। देखो, ये ईट एक बेसिकली एल्गोरिदम था सिंपल सा, ठीक है, उसके ऊपर चीज़ें काम कर रही है। फिर आता है हमारे पास टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या हो गया? टाइटल टैग हो गया कि जब मैं अपनी वेबसाइट पे काम करता हूँ तो ये टाइटल होता है बेसिकली। देखो, ये अगर ये कुछ ऐसे मैं सर्च करता हूँ, जो पुरानी वाली जो है, मतलब आप जो वेबसाइट में है कुछ हटा दीजिए ना, वो फॉरवर्ड हो गया पूरा। ये क्या हो गया भाई? ये टाइटल हो गया, ठीक है। तो टाइटल टैग, अब जो टाइटल है वो हमारी वेबसाइट पे होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये टाइटल अलग है और वो टाइटल अलग है, दैट इज़ मेटा टैग्स होते हैं ये हमारे पास, जो कि एसईओ में जो योस्ट एसईओ प्लगइन या रैंक में एसईओ प्लगइन हम यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से वो मेटा टैग्स को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। फिर आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये भी हमारे पास वही है कि जो गूगल पे आपके पास डिस्क्रिप्शन दिख रही है, ठीक है, वो वाली डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस इज़ द मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर हमारे पास आता है हेडलाइंस। देखो, हेडलाइंस क्या होगी आपकी वेबसाइट के अंदर, जब हमने कंटेंट लिख दिया है, पब्लिश करने के बाद अंदर है ना कुछ ब्लॉग्स होते हैं हमारे पास। देखो, ये हमारी क्या होगी? हेडलाइंस होगी ब्लॉग्स की, ठीक है। या फिर हम कह दें कि हमारी जो मेन हेडलाइन है ये, या फिर ये जो बाहर लिखी हुई है, दीज आर द बेसिकली हेडलाइंस की यूज़र पढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, पढ़ पढ़ के अट्रैक्ट होते होते, जैसे न्यूज़ वेबसाइट पे होता है, एक वेबसाइट खोल ली तो उस वेबसाइट पे फिर अंदर घुसते जाएंगे कि अच्छा ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। हेडलाइंस काफ़ी कैची वो लोग बनाते हैं ताकि हम लोग वेबसाइट पे अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें, ठीक है। वेबसाइट पे आगे तो बहुत सारे पेजेस पे चले जाएँ इधर उधर। फिर आता है हेडर टैग्स। देखो, हेडर टैग्स क्या होता है? हेडर टैग सिंपल है, हेडर टैग हो गया आपकी वेबसाइट पे जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना रखी है, ठीक है, इनमें क्या टैग जाएगा? लाइक ये मेरा मेन पार्ट है, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा, फिर ये H2 हो जाएगा, ये भी H2 हो जाएगा। इसके टाइप्स की बात करें तो सारे H3 हो जाएंगे, टाइप्स के एग्जाम्पल दिए तो H4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप हमारे पास हेडर टैग्स आ गए। ये हेडर टैग्स देखो, ये हेडर टैग है ना, हमने यहाँ पे भी ऑलरेडी देखे हुए हैं नाउन फॉर किड्स के अंदर। यहाँ पे देखो, नाउन फॉर किड, डेफिनेशन आ गया, टाइप्स आ गया, वर्कशीट आ गया, PDF आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ द H1, ये हमारी H1 हो जाएगी। फिर ये हमारे पास H2 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 H2, ठीक है। फिर अगर इसके अंडर में कुछ आया तो वो H3, हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। इसके अंडर में कुछ आया तो H4, और इसके अंडर में H5 और H6। वर्डप्रेस में H6 से ज़्यादा कोई हेडिंग नहीं होती भाई, 6 तक ही हेडिंग हमारे पास होती है, 6 से ज़्यादा कोई हेडर टैग्स नहीं होते, ठीक है, मैक्स है, 6 से ज़्यादा नहीं होते। फिर आता है हमारे पास एसईओ राइटिंग। एसईओ राइटिंग बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आप अगर किसी वर्ड को टारगेट कर रहे हो, लाइक प्रोनाउन फॉर किड, तो उसको अपने पैराग्राफ के अंदर, मतलब कंटेंट जो है, कंटेंट के अंदर लाइक प्रोनाउन डेफिनेशन फॉर किड, ऐसे कहीं ना कहीं इसको कवर अप करते हुए चलना है, ठीक है। लाइक मैंने इसको यहाँ पे फॉर किड्स, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन फॉर किड्स, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा डिटेक्ट हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कहीं ना कहीं जो पैराग्राफ्स आ रहे हैं उनके बीच में भी हम वो सब दे सकते हैं।
दिस इज़ एसईओ राइटिंग की। जब भी आप कोई कंटेंट लिखोगे उसमें उस वर्ड को बार बार टारगेट करना है, जिस भी वर्ड को आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या हो गया भाई? एक ही वर्ड पे हमारे मल्टीपल पेजेस का रैंक करना, दैट इज़ कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये क्या है? राउंड शेप मिरर, ठीक है। अब जो राउंड शेप मिरर कीवर्ड है हमारे पास, राउंड शेप मिरर, नीचे अगर आके देखोगे ये और ये एक कीवर्ड है राउंड शेप मिरर। लाइक मैंने गूगल पे सर्च करा, और ये भी हमारी वेबसाइट है mo.com और ये भी हमारी वेबसाइट है mo.com। दोनों वेबसाइट क्या कर रही है? राउंड शेप मिरर कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है। तो ये क्या हो गया भाई? अब ये हो गया कि सेम कीवर्ड पे हमारे दोनों जो चीज़ें हैं वो रैंक कर रही है, दैट इज़ कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम कि अब हमारा ही पेज, हमारी ही वेबसाइट खुद से कंपटीशन कर रही है। तो इसको हम बोल देते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट आउट करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं, लाइक कैनोनिकल टैग एंड वो सब, बट वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोगों को मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। कैनोनिकल टैग देने से क्या हो जाएगा कि जो मेन पेज होता है उसको अथॉरिटी पास की जा सकती है, बट गूगल फिर भी अपनी चलाएगा। वो इस डिपेंड ऑन गूगल की वो अथॉरिटी पास करेगा या नहीं करेगा। बट हाँ, हमने गूगल को अपने एंड से बता दिया है, ठीक है। तो गूगल जो हमारा कंटेंट अभी देख रहा था, अब उसको ये तो पता चल गया कि हम खुद चाहते हैं कि इन दो में से ये वाला पेज रैंक हो। तो फिर गूगल देखेगा कि अगर उसे लगता है कि ऐसा करना सही रहेगा तो वो सिर्फ उसी पेज को रैंक करा देगा। अगर लगता है नहीं होगा तो दोनों पेज फिर वो अपने अकॉर्डिंग कभी 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 इस पेज को कभी उस पेज को ऐसे दिखाता रहेगा, और हो सकता है दोनों भी दिखा दे जैसे अभी दिखा रहा था। कंटेंट ऑडिट। कंटेंट ऑडिट क्या हो गया कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर जो भी हमने कंटेंट डाल रखा है उसको ऑडिट करना। ऑडिट कैसे होता है अभी? कंटेंट ऑडिट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो हेडिंग्स हैं, हमारी जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स की जो हम लेंथ लिख रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट फालतू है या फिर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमने बात करी है। सब हेडिंग के अंदर हमने कीवर्ड डाले हैं या नहीं डाले हैं? मेन हेडिंग में तो हम डालते हैं, बट क्या सब हेडिंग्स के अंदर हमने कीवर्ड डाले हैं या नहीं डाले हैं? फिर हमारे पास कंटेंट ऑडिट का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि आप लोग कंटेंट को समझो कि जनरेट क्या करना है, जो कि हम कीवर्ड रिसर्च में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि अब मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ, मैंने सर्च किया एसे ऑन पोल्यूशन, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पे 1000-1500 वर्ड का ऐसे आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको जब ये सर्च करते हो तब पता चलता है कि 500 वर्ड, ठीक है, ऐसे इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर स्टूडेंट मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं आया, रैंक कर रहा है फॉर स्टूडेंट वाली जो लाइन है वो रैंक कर रही है, ठीक है। और लाइक इसकी जो लेंथ है वो भी लाइक 500 वर्ड्स तक ही है, काम चल रहा है। फिर हमारे पास ये फिजिक्स वाला है, ऐसे फॉर स्टूडेंट इन स्टिल रैंकिंग, ठीक है। और इसने लाइक बहुत लंबा सा चौड़ा सा ब्लॉग दे दिया, और ये भी वही 500-1000 वर्ड तक का है। फिर आप नीचे आते हो तो अलग अलग चीज़ें आ रही है, ठीक है। बट जब बहुत नीचे आ गए तो यहाँ पे देखो 100-150 वर्ड्स के हमारे ब्लॉग आ रहे हैं। अब एक चीज़ सोचो कि अगर ऐसे ऑन पोल्यूशन लिख तो 100 वर्ड वाला भी बंदा रहा है, लिख तो 1000 वर्ड वाला बंदा भी रहा है, और लिख तो 500 वर्ड वाला भी रहा है। मेन चीज़ है कि रैंक किसका करेगा? रैंक उसका करेगा जिसने 500 या फिर 1000 वर्ड वाला लिखा है, ठीक है। क्योंकि जो 100-150 वाले बंदे हैं ना वो नीचे आ रहे हैं, उनके एक सीरीज़ देखो 100-150 के इकट्ठे अब यहाँ पे आ रहे हैं। गूगल है ना क्या करता है, SCRP के अपने फॉर्मेट्स में कुछ पार्ट बना के रखता है कि अब पहले इतने रिजल्ट इस चीज़ के, फिर इतने रिजल्ट इस चीज़ के, फिर इतने रिजल्ट इस चीज़ के। पहले जो रिजल्ट थे स्टार्टिंग में दोनों वो 500 वर्ड्स के थे। उसके बाद जो आया हमारे पास एक लेंथी ब्लॉग था, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1500 वर्ड समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे ऐसे ही पोल्यूशन टाइप्स ये सब दे दिया। फिर 100 वाले वर्ड्स के और 150 वाले वर्ड्स को एक साथ उन्होंने लिख दिया। मतलब ऐसे ना गूगल हमेशा SCRP पे सीरीज़ बना के चलता है। आपको ये देखना है कि आपको रैंक कहाँ पे करना है। देखो अगर इस कीवर्ड पे रैंक करना है तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको इस टाइप का कंटेंट देना पड़ेगा, दैट इज़ 500 वर्ड प्लस अप्रॉक्स, ठीक है। और आपकी वेबसाइट अगर देती 100-150 वर्ड की है, फिर आप इस कीवर्ड पे रैंक ही नहीं कर सकते। आपके लिए जो कीवर्ड है वो सीधा हो जाएगा 100 या 150 वर्ड्स का ही सीधा कीवर्ड यही हो जाएगा रैंकिंग के लिए, ठीक है।
फिजिक्स वाला वेबसाइट बनी तो लाइक इतनी पुरानी नहीं है, बट स्टिल इसने रैंक करना स्टार्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ लोग इसको लिंक अच्छा खासा कर रहे हैं। 20 नवंबर को पब्लिश करी थी और आज ये रैंक करना स्टार्ट कर दी। देखो एस ऑन पोल्यूशन मैंने लिखा था, बट गूगल ने क्या करा, गूगल ने स्टिल एयर पोल्यूशन को रैंक करा दिया। इट मीन्स लोगों को मतलब पता है कि एयर पोल्यूशन की ही बात हो रही है। अब सोचो अगर आप कीवर्ड को टारगेट कर दो एयर पोल्यूशन ऐसे इन इंग्लिश, ठीक है, अगर इस कीवर्ड को आप कुछ ऐसे टारगेट करते हो तो स्टिल यू कैन रैंक हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं चीज़ें रैंक करी। और मान लो अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए कोई कीवर्ड टारगेट करा है पोल्यूशन ऐसे इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट, पोल्यूशन ऐसे फॉर स्टूडेंट, मतलब ऐसे आपने टारगेट करा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करा है, बट वो लॉन्ग टेल कीवर्ड स्टिल रैंक हियर। वो स्मॉल शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए भी रैंक कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग द इंटेंशन। जो स्टूडेंट वाली इंटेंशन है वो यहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है। मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनका आपको ध्यान रखना होता है कि भाई मैं अगर लॉन्ग टेल में इस वर्ड को टारगेट कर देता हूँ तो मैं इस वर्ड छोटे वर्ड के लिए भी रैंक कर जाऊंगा विदाउट टारगेटिंग दिस स्मॉल वर्ड। मतलब मेरे को ये छोटा सा कीवर्ड टारगेट नहीं करना, बट आई कैन स्टिल रैंक हियर जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो इस चीज़ की है, स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन, स्टूडेंट इन इंग्लिश, स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन, फिर टाइप्स फॉर्मेट सैम्पल्स ये सब आ रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर आओगे स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, और मल्टीपल लाइक ये स्पॉन्सर फिर आने स्टार्ट हो गए। तो मेन थिंग है कि आपने SCRP को समझा, उसके स्टैट्स को समझा, वो जो कंटेंट वहाँ पे मिल रहा है उसको समझा, लोग जो टाइटल दे रहे हैं उसको देखने के बाद, कंटेंट को ऑडिट करने के बाद यू कैन फाइनलाइज what type of content and how much content we need to create and जो competition उसको break down करने के लिए yes you can also target the long tail keyword and you can rank for the short tail keyword as well। तो ये हमारा एक पॉइंट था, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, देखो इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया, इमेज ऑप्टिमाइज करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एक इमेज ऑप्टिमाइज करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पे अभी एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ अनस्प्लैश, ठीक है। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, लाइक मैंने इसको यहाँ से ये एक इमेज उठा ली और मुझे इसको वेबसाइट पे यूज़ करना है। सो अभी मैंने जो इमेज उठाई है उसको देख लेते हैं कितना का साइज़ है उसका। डाउनलोड्स पे जाने के बाद ये वाली है भाई 395 बाई 395। अब इसको अगर मोबाइल के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो देखो पहले तो इसका साइज़ देख लेते हैं, दैट इज़ 4.2 MB। कितने की है? 4.2 MB। इसको क्लिक करके इसको भाई देख लेते हैं HD वेचडी सब बढ़िया है नहीं है? सब मस्त है, एकदम HD है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया लग रही है, ठीक है। अब इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। आप लोग MS पेंट में, जो लोग विंडो यूज़ करते हैं MS पेंट में जाके उसको पिक्सल में, रीसाइज में पिक्सल का एक ऑप्शन होता है पिक्सल, ठीक है, उसमें जाके उसको सेट करना है। रीसाइज में एक परसेंटेज होता है, एक पिक्सल होता है, तो पिक्सल में ही आपको जाके उसको सेट करना है। अब इनमें हाइट या विड्थ दोनों में से कोई भी एक छेड़ दो, दूसरी अपने आप छिड़ जाएगी, ठीक है। तो आप इनमें से अपनी एक ये देख लेना जो लेंथी है, क्या है, जो लेंथी है, लेंथी इसमें से मेरे को पता चल रहा है कि हाइट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन विड्थ। तो हाइट जो है उसको मैं 1000 कर लूँगा, क्योंकि 1000 हाइट या विड्थ वाली जो इमेजेस होती हैं वो भी एक HD इमेज ही कंसिडर की जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल की जो हाइट होती है हमारे पास। लाइक मेरे पास मान लो ये कोई मोबाइल है, तो इसमें जो इसकी हाइट होगी स्क्रीन की, ठीक है, वो स्क्रीन की जो हाइट होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हमारे पास सिंपल है, ठीक है। मेरा फ़ोन कहाँ पे है? हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है 720 पिक्सल की, ठीक है। तो 720 पिक्सल और 1000 पिक्सल वो ऑलरेडी ज़्यादा ही है उससे। आप 1000 इसको कर दोगे, मैंने यहाँ से 1000 कर दिया, ठीक है, डन कर दिया। अब देखो ऐसे छोटी तो होगी बट स्टिल आप जूम करोगे तो भी ये HD रहेगी, इसको कुछ ऐसा खास होगा नहीं, ठीक है। और देखो इतना कोई जूम करके नहीं देखेगा वेबसाइट पे, क्योंकि मान लो सपोज आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, कुछ कहीं और लगानी है, तो इतना दिख रही है, देखो आप इससे ज़्यादा तो क्या ही करोगे, ठीक है। और ये परफेक्ट आ रही है, कहीं से ब्लर नहीं हो रही, कहीं से बट नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा, इट मीन्स ये HD है। इसको सेव कर लिया मैंने, क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, मतलब गूगल पे ही। गूगल पे आने के बाद हम लोग एक वेबसाइट सर्च करते हैं कंप्रेसर, और compressor.io एक वेबसाइट है हमारे पास। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप उस इमेज को अपलोड कर दो यहाँ पे, लाइक मैंने इसको कर दिया, और फिर ये इसको कंप्रेस कर देगा। नाउ इट्स 160 KB एंड इसको कर दिया इसने 73 KB। मैं आपको इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ, और एक तरफ ये भी इमेज ओपन कर लेता हूँ। मतलब दो इमेज है हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों इमेज को मैंने साइड में रख लिया, और एक ये रही, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो मेरे को तो है ना कुछ ऐसा खास डिफरेंस दिख नहीं रहा। आप लोग भी अगर ढूंढना चाहोगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। एक बहुत जिसे कहते हैं बहुत माइनर ब्लरनेस, बहुत माइनर ब्लरनेस आपको दिख जाएगी,
अदरवाइज नहीं दिखेगी, मतलब ऐसा है ये। लाइक मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, और काफ़ी बढ़िया टूल है, अगर आप लोग चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक चीज़ सोचो, वो जो 4.2 MB की इमेज थी उसको रिसाइज करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद, वी हैव मेड जस्ट फॉर 72 KB। कितना कर दिया भाई? 72 KB। यहीं कहीं पे ये रहा भाई, हाँ 73 KB की बना दिया भाई इस इमेज को 4.2 MB से। अब एक बात बताओ कि वेबसाइट का जो पेज था वो पहले तो हो रहा था एक ही इमेज की वजह से 4 MB का, अब उस पर अगर 10 इमेजेस होती तो वो हो जाता 40 MB का। और अब जो 73 KB की एक इमेज है, ऐसे ही मैं 10 इमेज भी यूज़ कर लेता हूँ तो वो 730 KB ही होगा, वो 1 MB भी नहीं होगा। अब आप खुद सोचो कि पेज जो है वो कितनी फास्ट लोड होगा, ठीक है। तो यही हमारा लाइक कॉन्सेप्ट होता है इमेज कंप्रेस करने का, जो मीडिया फाइल्स हमारी होती है, ठीक है, उनके लिए। अब देखो वापस से हम इस पे आ जाते हैं शीट के ऊपर। ओके, तो देखो इसके बाद हमारे पास आ रहा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद आ रहा है हमारे पास यूज़र एंगेजमेंट, ठीक है। यूज़र एंगेजमेंट क्या हो गया इस केस में? हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल लिंक्स बनाते हैं, अपनी इंटरनल लिंक्स बनाएंगे। इंटरनल लिंक से आप क्या समझ रहे हो? सॉरी, इंटरनल लिंक तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। यूज़र एंगेजमेंट में हम कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जिससे यूज़र एंगेज करे वेबसाइट के साथ, और उसके लिए कुछ भी हो सकता है, या तो मैं कुछ लाइन लिख दूँ अपने कंटेंट के बीच में कि आप नीचे कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं उनको बीच में खेलने के लिए कोई क्विज़ वगैरह दे दूँ बीच में, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, मैं कुछ कोई एनिमेशन लगा दूँ जिसके पास वो रुक रहे हैं, बार बार उस पर हवर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है उसके साथ खेलने में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी जिसमें इस टाइप के चीज़ें होती हैं। लाइक इसमें तो नहीं है, एक वेबसाइट थी, मतलब आप उस पर जाओगे ना, वो काफ़ी अच्छा उन्होंने लाइक एनिमेशन एंड वो सब दे रखा होता है, मतलब मज़ा आता है उसमें खेलने में, ठीक है। जैसे डार्क मोड, हाईलाइट कंट्रोल से करिए तो ठीक है। किसी किसी वेबसाइट में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, हम जहाँ जहाँ माउस लेके जाओगे वैसे इधर उधर होता जाएगा, काफ़ी मज़ा आता है भी उसको चलाने में वेबसाइट को। तो यूज़र तो वैसे ही एंगेज कर देता है, मज़ा आता है उसको, यूज़र्स को खेलने में उनके साथ। फिर बीच में कोई भी क्वेश्चन वोश्चन डाल दिया, क्विज डाल दी, ठीक है, एंड कुछ रिव्यूज़ डाल दिए जिनको हम पढ़ने लग गए, हमें कोई और ऑप्शन दे दिया कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंगेजमेंट के कुछ ऑप्शन जुगाड़ आप लगाओ, और आपको कुछ भी करके ना वेबसाइट में एंगेजमेंट लेके आना है, तो दैट इज़ द यूज़र एंगेजमेंट वाला पार्ट हो गया। अब आप देखो आपको किस चीज़ की वेबसाइट है, लाइक कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए आया, मैं बीच में अगर पेज के कहीं पे मूवी डाउनलोड के लिए एक बटन दे दूँ तो लोग उसके साथ एंगेज करेंगे, उस पर ज़रूर क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर मैं एक वीडियो दे दूँ, मूवी का ट्रेलर वगैरह दे दूँ उसके पेज के बीच में, तो लोग उसको ज़रूर चला के एक बार देखेंगे, ठीक है। तो एंगेजमेंट के लिए उनके हो गया कंटेंट। फिर आता है एजुकेशनल, कोई वेबसाइट है, कोई कंटेंट पढ़ रहा है और मैं बोल दूँ कि ये बीच में एक बटन दे दिया कि यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस कंटेंट इन अ PDF फॉर्मेट इन योर लोकल सिस्टम और ब्राउज़र, ठीक है, इन योर लोकल सिस्टम और डिवाइस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो भी एक यूज़र एंगेजमेंट का पार्ट है कि हमने यूज़र एंगेज करे उस चीज़ के लिए, उसको कुछ चीज़ें ऑफर करिए अपने एंड से, ठीक है। और या तो अब उससे हम ईमेल वगैरह ले सकते हैं कि अगर आपको PDF रिक्वायर्ड है ऑन योर मेल और समथिंग, सो यू कैन एंटर योर ईमेल, एंड जो भी आपकी ईमेल होगी वी विल शेयर द PDF ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन योर मेल, दैट्स इट, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया 11, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल सिंपल, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, ये हमारी वेबसाइट है परफॉर्म DG। परफॉर्म DG पे आप जैसे ही जाते हो, वी हैव मल्टीपल पेजेस हियर, एंड जितने भी लिंक्स आप देख रहे हो दे आर ऑल इंटरनल लिंक फॉर द सेपरेट पेज वी हैव क्रिएटेड फॉर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर किड्स। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले पेज पे, ये लो हो गया। इससे पहले कौन सा पेज है, ये वाला। इंटरनल लिंक सिंपल है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करा है इंटरनली, नॉट द एक्सटर्नली। एक्सटर्नली क्या हो जाता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है, performdg.com ना होके कोई और .com हो जाता या फिर कुछ भी और वेब लिंक हो जाता, तो वो एक्सटर्नल लिंक हो जाता हमारा। इसमें हो जाता है कि हमने उस बंदे को बैकलिंक दे दिया, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे इंटरनल बैकलिंक बना दिया, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता भाई इंटरनल बैकलिंक बना दिया। इसको हम सिंपल इंटरनल बोलेंगे, और जो बाहर जा रही है उसको आउटबाउंड लिंक या फिर बैकलिंक हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक,
ठीक है, मतलब दोनों थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इंटरनल को इनबाउंड भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल को आउटबाउंड भी बोल सकते हो, और जो बाहर जा रही है उसको सिर्फ बैकलिंक भी बोल सकते हो, या फिर किसी और ने हमारा लिंक लगा रखा है उसको भी हम बैकलिंक बोल सकते हैं। हमने किसी को दिया बैकलिंक, किसी और ने हमें दिया वो भी बैकलिंक, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कुछ ऐसा है नहीं। अब इंटरनल लिंक हो गया। अब देखो इमेज के फॉर्मेट कौन कौन से हैं जो गूगल सपोर्ट करता है, ठीक है। अब BMP, GIF, JPG, PNG, WebP, SVG, सो दीज आर ऑल द फॉर्मेट्स जो कि गूगल सपोर्ट करता है इमेज के केस में। एंड जो सबसे लाइट इमेज मानी जाती है, सबसे लाइट इमेज का अगर मैं बात करूं कि जैसे एक होती है PNG हमारे पास, ठीक है। PNG इमेज जो है ना वो थोड़ी सी लाइक हैवी होती है, आप उसको कंप्रेस करोगे कुछ करोगे उसका साइज़ आप इतना कम नहीं कर सकते जितना एक JPG का कर सकते हो। लेकिन JPG का साइज़ आप और ज़्यादा कंप्रेस करना है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो WebP में। लाइक मैंने आप लोगों को जो भी फॉर्मेट सिखाया, मैं अगर आपको बताऊं कि JPG टू WebP कन्वर्टर, ठीक है। हमारे पास देखो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। वी कैन क्रिएट अ PNG इमेज इनटू JPG एज वेल, वी कैन कन्वर्ट JPG इनटू WebP। लाइक ये कन्वर्टर है JPG टू WebP। सिंपल इस पे जाना है, जाने के बाद अपनी इमेज को अपलोड कर देना है, जो कि 73 KB की हमने डाउनलोड करी थी, ये रही, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया, 73 KB। अभी देखना इसको और मैं बिल्कुल ही घटा डालूंगा, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया इसको WebP में। नाउ वी आर कंप्रेसिंग टू द WebP। हमने इसको कर लिया यहाँ से डाउनलोड। आफ्टर डाउनलोड देख लेते हैं भाई क्या इसका साइज़ वाइज सब आ रहा है। तो WebP में कन्वर्ट करने के बाद ऑलरेडी साइज़ ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो इसको राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद गेट इन्फो पे गया, 73 पहले से ही था, अब कितना हो गया 66 KB, मतलब और भी कम हो जाता है। WebP सबसे लाइट इमेज मानी जाती है पूरे इंटरनेट पे, और इसी में ही अब मैं WebP इमेज कंप्रेसर इसको भी आप और अगर कंप्रेस कर दोगे तो ये तो मतलब बिल्कुल ही फिर 66 KB है, मे भी उससे भी कम हो जाए। ये लो इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार ना। यहाँ से हमने क्लिक करा, ओपन कर लिया, दैट्स इट। रॉन्ग फाइल फॉर्मेट, JPG PNG यही सब लेता है, WebP नहीं लेता है। WebP इमेज कंप्रेसर, सो टाइनी इमेज ये आ गया। ये मैंने 66 KB था भाई, याद रखना, ठीक है। 66 KB अभी हमने यहाँ पे अपलोड कर दी, और इसको देख लेते हैं। 19% गॉर्जियस पार्टनर, जस्ट सेव, डाउनलोड ऑल, डाउनलोड हो गया, ये यहाँ पे आ गया जिप फाइल, यस इधर आ गया। तो ये रही इमेज की क्वालिटी भाई, ये हल्की फुल्की कम हो सकती है, बाकी तो सिमिलर ही रहेगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, वर्किंग होगी, ठीक है। अब कितना हो गया 53 KB, 66 से 53 KB, मतलब और ज़्यादा उसको कम कर दिया। अब देखो मतलब 4.2 MB की इमेज को आपने 53 KB का बना दिया। मेरे को नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा आप कुछ आप करना चाहोगे, बट आप ये देखो कि इसमें टाइम कितना लगा, हमने कितने सारे फॉर्मेट्स और वो सब बनाए। अगर ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही पता होती है तो हम इसको स्टार्टिंग से ही करते हैं, ताकि वेबसाइट बिल्कुल लाइट हो जाए। ऐसे क्लिक नहीं करा कि उससे पहले लोड हो गई, ठीक है। तो बनानी होती है बढ़िया वेबसाइट, ताकि क्लिक करते ही वेबसाइट लोड हो, स्पीड से ओपन हो, SEO फ्रेंडली हो, इमेजेस गूगल पे रैंक करती रहे, इमेजेस जल्दी जल्दी लोड हो, ताकि यूज़र्स को दिखाई दे, एंगेजमेंट करें वो लोग, उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको क्लिक करके जूम करें, कुछ भी करें, बढ़िया है। आपकी इमेज फास्ट लोड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वापस से अपनी SEO क्लास में। SVG, एंड ये SVG बेसिकली आइकन्स एंड उन सब के लिए होता है, एक फॉर्मेट है। तो WebP इमेज है जो कि यूज़ करते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ कि जो बैकलिंक को हमारे पास ब्रांडीन है, जो बैकलिंक को ब्रांडीन है, इसकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो ब्लॉग्स का एक पार्ट है। ब्लॉग में जाने के बाद आप किसी भी ब्लॉग को ओपन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये लाइक इमेज है, इमेज को अगर आप राइट क्लिक करके ओपन करते हो, ओपन इमेज न्यू टैब, ये ना WebP की फॉर्मेट में होती है, ठीक है। अब इमेज का साइज़ देखो भाई, काफ़ी बड़ा साइज़ है, 1440x576 का है। और पिक्सल लाइक इतने 1280 की भी अगर आप पिक्सल लेते हो, अकॉर्डिंग टू द विड्थ मोर देन इनफ होती है कि वो आपको थोड़ा सा क्लियर ही दिखाई दे HD में ही। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊँ, ललिता क्रिएशंस, इसकी अगर मैं विड्थ दिखाऊँ आपको इमेज की, दैट इज़ 1280 पिक्सल, और उसमें अगर आप देखोगे तो मतलब सही इमेज दिख रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा ब्लर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, एकदम फिट है, ठीक है। ऐसे एक और वेबसाइट अगर दिखाऊँ, इसमें भी 1280 की जो विड्थ है वो हमारे पास है, ठीक है। और इमेज वगैरह एकदम सही आ रही है, बैनर्स में ऐसी कोई भी ब्लरनेस हमें देखने को नहीं मिल रही। तो डिपेंड करता है
कितनी आपको लेनी है। वैसे जो लोग लेते हैं फुल हाइट फुल विड्थ के लिए वो 1920 इंटू 1080 पिक्सल की इमेज होती है, जो कि एक बैनर की इमेज या बैनर के फॉर्मेट की मानी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल लिंक हो गया, यूज़र एंगेजमेंट हो गया। सो ये सारी है ना एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास ऑन पेज की। ठीक है, कि ऑन पेज में ये सब हम करते हैं। अब देखो ये ना नीचे मैंने ब्लॉग लगा रखे हैं, बैकलिंक का एक ब्लॉग है ऑन पेज को लेके, काफ़ी बढ़िया ब्लॉग है, आप पढ़ सकते हो। फिर हमारे पास एचरेफ का एक ब्लॉग है, पढ़ सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है। मोस का ब्लॉग है और नील पटेल का ऊबर सजेस्ट, जो कि जिसकी है नील पटेल। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो टॉप बंदे हैं उनके टॉप ब्लॉग्स मैंने उठा के इधर लिंक लगा रखे हैं, उनको कंटेंट को यहाँ पे डाला हुआ है। आप लोग सिंपल क्लिक करो, उनको पढ़ो, बिकॉज ऑफ थ्योरी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स की तरफ, दैट इज़ 8 मेजर अपडेट्स गूगल के। देखो गूगल के अपडेट आते रहते हैं, गूगल बहुत सारे अपडेट लेके आता रहता है, उसमें कोई वो है नहीं कि लाइक गूगल अपडेट ना लाए, वो हमेशा नया अपडेट लेके आता रहेगा। जब भी कोई स्पैम होगा, कुछ होगा या फिर उसको कुछ नया मिल जाएगा, वो अपडेट ले आएगा, सिंपल है। तो उनमें से सबसे बड़े जो अपडेट थे वो 8 अपडेट कौन से हैं जो सबसे बड़े अपडेट है अब तक के, दैट इज़ पांडा। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है पांडा, फरवरी 2011। कब? फरवरी 2011 में डुप्लीकेट प्लेजराइज थिन कंटेंट यूज़र जनरेटेड स्पैम कीवर्ड स्टफिंग, ये सारी चीज़ें वो 2011 में ही बंद कर चुका है। जो कि आज भी लोग ये कंटेंट को जनरेट करते हैं, घुमाते इधर उधर स्पिन करके डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं आंख बंद करके लोग, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन सबको पहचानने वाला काम 2011 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पांडा अपडेट था गूगल का, जिसमें ये सारी चीज़ें गूगल इजीली ट्रैक कर सकता है। बट लोगों ने फिर उसको और एडवांस तरीके से करना स्टार्ट किया, तो फिर गूगल और अपने अपडेट्स लेके आता चला गया। सेकंड अपडेट था हमारे पास पेंगुइन 2012 में, जो कि आया। साल में 1-2 अपडेट आते रहते हैं और सबसे मेजर अपडेट होते हैं। तो 11 में उसने निकाल दिया कौन सा, हमारे पास पांडा अपडेट, जो कि कंटेंट से रिलेटेड था। फिर निकाल दिया पेंगुइन अपडेट, जो कि बैकलिंक्स से रिलेटेड है, लाइक स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? लाइक एसईओ स्पाईग्लास, ये एक लिंक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? लिंक लगा हुआ है किसी वर्ड के ऊपर। एसईओ स्पाईग्लास इज द एंकर टेक्स्ट फॉर द लिंक दैट वी हैव मेंशन अंडर दिस। इसमें ये नीचे यहाँ पे देखना आप लोगों को एक लिंक दिखाई देगा, ये लिंक लगा हुआ है linkassistant.com का, मतलब ये वेबसाइट सर्च इंजन लैंड उसको बैकलिंक दे रही है लिंक असिस्टेंट वाली वेबसाइट को। और लिंक असिस्टेंट वाली वेबसाइट को जो बैकलिंक मिल रहा है उसका एंकर टेक्स्ट है एसईओ स्पाईग्लास। क्या है? एसईओ स्पाईग्लास एक एंकर टेक्स्ट हो गया फॉर द बैकलिंक टू द लिंक असिस्टेंट वेबसाइट फ्रॉम द सर्च इंजन लैंड.com। ठीक है, ये हो गया पेंगुइन अपडेट की लिंक्स की रेलिवेंसी को पहचानना और ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट को पहचानना, क्योंकि जिस वर्ड पे लिंक लगा होता है गूगल उसी वर्ड के लिए रैंकिंग देता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे रैंक करना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो जहाँ जहाँ पे भी ये वर्ड लिखा होगा और उन वर्ड के नीचे मेरा लिंक लगा होगा मेरी वेबसाइट का, तो गूगल मान लेगा कि हाँ मैं सच में बेस्ट हूँ। तो ये होता था भाई, और इसको फिर गूगल ने ठीक किया किसकी हेल्प से? पेंगुइन अपडेट की हेल्प से। ठीक है, मतलब पहले होता था आपने जिस वर्ड पे लिंक बना दिया वही वर्ड पे आप रैंक कर गए। लोगों ने क्या करा, अपनी 50 वेबसाइट बना ली, किसी वर्ड के लिए रैंक करना है, सारी वेबसाइट पे अपने उस वर्ड का नाम लिख के डाल दिया, और वो आपका जो वर्ड था उसके लिए जिस वेबसाइट की आपने बैकलिंक बनाई होगी वो रैंक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये होता था, मतलब खुद ही का सब कुछ कर लेते थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज फॉर द कीवर्ड स्टफिंग और लो क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, थोड़ा सा पांडा से मैच करता है, बट कोई ये भी कहीं ना कहीं कंटेंट से ही रिलेटेड है। फिर हमारे पास आता है मोबाइल, जो कि 2015 में आया, कि लैक ऑफ मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी। अगर मोबाइल में ढंग से नहीं खुल रही वेबसाइट तो लग गए आपकी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो मोबाइल में भी वेबसाइट ढंग से खुलनी चाहिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कोई कोड विड्थ से बाहर जा रहा है। ठीक है, कोई मोबाइल में कुछ पार्ट अटक रहे हैं, मोबाइल में कुछ चीज़ विजिबल ही नहीं हो रही। ठीक है, फिर आता है रैंक ब्रेन, जो कि रिलेटेड है लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलिवेंस, शैलो कंटेंट, पुअर यूएक्स। वेबसाइट दिखने में घटिया है, ऐसे ही कंटेंट बना के डाल रखा है, कुछ भी डाल दिया, कलर बैकग्राउंड का ब्लैक रख दिया, टेक्स्ट का ग्रे रख दिया, ढंग से पढ़ने में नहीं आ रहा, विजिबिलिटी ढंग से नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें क्या है? रैंक ब्रेन। मतलब गूगल अब एक ह्यूमन की तरह थोड़ा सा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब वो रैंक ब्रेन यही कॉन्सेप्ट है, आपने जो कंटेंट लिखा है उसको एक डीप वे में वो उसको समझ सकता है। क्या कर सकता है? डीप वे में समझ सकता है। मतलब आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है कि विंटर्स के लिए हमें क्या क्या
पहनना चाहिए, लाइक 5 डिग्री सेल्सियस के लिए मेरे को कौन कौन सी जैकेट्स पहननी चाहिए। आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में किसी प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन डली हुई है कि दिस जैकेट इज़ फॉर अंडर 5 -5 डिग्री सेल्सियस एंड द बजट इज़ फॉर दिस जैकेट इज़ 5000 एंड ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। प्रोडक्ट की जो वारंटी गारंटी होती है कि भाई इतने दिन तक ये ख़राब नहीं होगी, वो सब होगा, वो सब मेंशन है। प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्री या स्टेट सिटी के लिए बेस्ट है वो भी मेंशन है, ठीक है, और वाटर प्रूफ है या नहीं है वो भी मेंशन है। तो अब ये क्या हो गया, एक डाटा मैंने आपको दे दिया एक तरीके से, ठीक है। अब क्या हो गया, गूगल का जो रैंक ब्रेन है, अब यूज़र देखो, यूज़र है ना सीधा सर्च नहीं करता कि मेरे को डिकैथलॉन की ये वाली जैकेट चाहिए -5 डिग्री की रेड कलर की इतने मोटापा में और 4000 वाली चाहिए, 10,000 वाली चाहिए। आप यूज़र इतना लंबा सर्च नहीं करता। यूज़र सिंपल डालेगा आई वॉन्ट टू विजिट शिमला इन दिसंबर मंथ, सजेस्ट मी सम जैकेट्स, ठीक है। तो रैंक ब्रेन अब जो गूगल का अपडेट है वो इतना समझदार है, वो आपकी उस क्वेरी को अपने आप अब समझ के आपको वो वाले प्रोडक्ट को शो करना स्टार्ट कर देगा। इवन आप इतना भी कर सकते हो कि आपके पास कोई जैकेट ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपने उसकी फ़ोटो ली, फ़ोटो लेने के बाद आप गूगल पे टेक्स्ट कर रहे हो क्या मेरी ये जैकेट शिमला में दिसंबर के महीने में या जैन के महीने में या फिर मनाली में उस महीने में चल जाएगी अगर मैं घूमने का प्लान बनाता हूँ तो गूगल उसको एनालाइज करेगा, अपने डाटा में से पता लगाएगा कि नॉर्मली पिछले 50-100 सालों में मनाली या शिमला का टेम्परेचर क्या रहा था और उस टेम्परेचर पे कौन सी जैकेट जो है वो सही रहेगी। तो आपने जो फ़ोटो उसको डाली होगी उस फोटो को वो डिटेक्ट करेगा, अगर वैसी कोई पहले से गूगल पे अवेलेबल है और क्या और गूगल के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वो सजेस्ट कर देगा कि नहीं ये चल जाएगी और या फिर ये नहीं चलेगी, वो आपको मतलब सब बता देगा। और अगर वो नहीं चली तो आपको कुछ सजेस्ट भी कर देगा कि आप ये चीज़ें और बाय कर सकते हो, ठीक है। तो रैंक ब्रेन एक काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट था, वेबसाइट में भी देख के समझ जाएगा, लाइक वेबसाइट का जो डिज़ाइन लेआउट है कि इसको देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कलर है, हाईलाइटेड कलर एक होता है येलो, एक होता है ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब सिंपल सा है, ये वाला अगर आप कलर देखोगे ये ज़्यादा येलो वाला डार्क होता है, भी कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट होता है, ठीक है। और एक होता है सिंपल थोड़ा मैट टाइप येलो। तो वेबसाइट पे जो येलो कलर है आपने कुछ ज़्यादा ही लगा रखा है, रेड कलर बहुत ज़्यादा लगा रखा है, ब्राइट है एकदम। तो ऐसे चमकीले धमकीले कमर जो कलर होते हैं वो वेबसाइट में थोड़ी सी इरेलीवेंसी है, यूज़र एक डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही वेबसाइट। आपने देखा होगा जो मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट्स होती है, गेमिंग वेबसाइट्स होती है, उनमें ऐसे कलर्स को बहुत भर भर के दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ पायरेटेड मूवीज़ एंड वो सब मिल जाए या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर आपको कुछ निकालना है, कुछ जुगाड़बाजी करनी है, विंडो की कोई की निकालनी है कहीं से, तो वो वेबसाइट ऐसी होती है तड़क भड़क एकदम, ठीक है। आप कसिनो की कोई वेबसाइट देख लो, बैट की कोई वेबसाइट देख लो, जो बैटेक्स वगैरह होते हैं उन सब में ऐसे ही कलरिंग एंड ऑल सब यूज़ की जाती है। तो गूगल उनको समझता है और उन वेबसाइट में बहुत कम रैंकिंग देता है। आपको भी एनालाइज करना कि उन वेबसाइट पे ना आप नॉर्मल सर्च करके नहीं जा सकते, आपको मोस्टली पता होता है, ठीक है। आपको पता है कि मूवी डाउनलोड करनी मेरे को फिल्मी ज़िला, ठीक है, तमिल रोकर, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स पे जाके मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और आपको पता है कि भाई मेरे को अगर कोई भी नल्ड सॉफ्टवेयर या वो सब विंडो की वगैरह चाहिए तो गेट इनटू पीसी करके जो वेबसाइट्स होती है उन पे मैं जाके लाइक वो चीज़ें ले सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि गूगल उनको नॉर्मली कहीं पे रैंक नहीं करता। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के डायरेक्ट उन वेबसाइट्स को यूआरएल की हेल्प से एक्सेस करते हो या फिर आपको नाम पता चल जाता है कि क्या है, तब आप जाते हो। अगर आप गूगल की हेल्प से जाते हो तो आपको बहुत देर में जाके एक की दुख की वेबसाइट मिलती है, क्योंकि गूगल ऐसी वेबसाइट्स को रैंक थोड़ी कम ही देता है, ठीक है। तो समझता है उनके लेआउट को देख के उसको पता चल जाता है कि नहीं भाई यूज़र्स के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। देखो और भी फैक्टर्स होते हैं कि कई बार यूज़र के लिए वो सही होता है, लाइक कसिनो की जो वेबसाइट्स होती है, बैटिंग जो वेबसाइट्स होती है, लोगों को वहाँ पे चाहिए होता है कि एकदम तड़क भड़क कुछ होना चाहिए, तो उनके लिए वो सही है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रैंक करना स्टार्ट कर भी देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मैडिक अपडेट में 4/2018 लैक ऑफ अथॉरिटी और YMYL। जो लोग बिना एक्सपर्टीज़ के सिर्फ कंटेंट राइटिंग जानते थे और कंटेंट मतलब उनकी इंग्लिश अच्छी है तो कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया, किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है, चाहे आप हेल्थ का दे दो, चाहे आप किसी दवाइयों का टॉपिक दे दो, चाहे आप SEO का दे दो, चाहे आप कोई रोबोटिक्स का कंटेंट दे दो, वो पढ़ेंगे यहाँ वहाँ से और लिख डालेंगे, ठीक है। मतलब एक वेबसाइट, दो वेबसाइट, 10 वेबसाइट पढ़ी, लिख डाला, पढ़ी और लिख डाला, तो ये क्या हो गया, आपने YMYL योर मनी योर लाइफ एक गूगल का अपडेट है जो कि ईट सिग्नल से निकलता है, जो कि एक्सपर्टीज़ अथॉरिटी ट्रस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
एक्सपर्टीज अथॉरिटी ट्रस्ट, ये क्या था, ईट, EAT। बट इन 2022 दिसंबर 2022 में ये एक्सपीरियंस एक और आ गया। पहले होता था सिर्फ ईट, बट दिसंबर 22 में एक और आ गया, EEAT, दैट इज एक्सपीरियंस अथॉरिटी एक्सपर्टीज एंड एक्सपर्टीज अथॉरिटी ट्रस्ट। अब ऐसे ये काम करता है, पहले ऐसे काम नहीं करता था, ठीक है। पहले ये डिफरेंट था, पहले सिर्फ ईट ही था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। तो उसके अंदर एक और अपडेट है YMYL, योर मनी योर लाइफ। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करो और आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप मोनेटाइज करा सकते हो अपने पेजेस को, तो वहाँ से फिर आपका एक इनकम का सोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट अपडेट आता है बर्ट एक अपडेट था जो कि पोअरली रिटन कंटेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पांडा, बर्ट और ऊपर एक और जो गया वो सब है ना, मतलब कंटेंट और इन सब से ही रिलेटेड अपडेट्स हैं। फिर कोर अपडेट्स है। देखो कोर अपडेट क्या होते हैं, छोटे छोटे अपडेट्स का झुंड, उसको हम बोलते हैं कोर अपडेट्स, ठीक है। मतलब SCRP में कोई चेंज आ गया, रिजल्ट्स को दिखाने का कोई चेंज, तरीका बदल गया, ठीक है। किसी वर्डिंग को गूगल अलग तरीके से शो करेगा, किसी पार्ट को आपकी वेबसाइट के बोल्ड करके दिखाने वाला है, तो वो सब कोर अपडेट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि SCRP से रिलेटेड होते हैं और वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, जो वेबसाइट में एरर्स एंड ऑल होती है। अब उनमें अगर कुछ भी होता है तो वो कोर अपडेट के अंडर आता जाता है, छोटे छोटे अपडेट्स का एक झुंड जो कि चलता रहता है 2017 में। तो गूगल के ये 8 मेजर अपडेट्स हैं भाई, ठीक है। अब जो मेजर अपडेट्स थे उनके गूगल के जो थे हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप कुछ भी चाहे स्पैम कर लो, वो और तरीके से आपको पकड़ सकता है। आप चाहे लिंक का स्पैम करने के लिए ट्राई करो या फिर आप कंटेंट का स्पैम करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो गूगल तो देखो हर जगह से गर्दन पकड़ लेगा, उसको ना लाइक पता है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता था ये योस्ट SEO प्लगइन, जो कि हम देख चुके हैं या देखेंगे। अगर हमने नहीं देखा होगा तो हम योस्ट SEO को पूरा सेटअप एंड सब कुछ देखेंगे, और अगर नहीं देख लिया है तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, योस्ट की। अब देखो ऑन पेज सिर्फ इतना नहीं है, अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नई निकल के आती हैं, बट थ्योरी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, क्योंकि ये सेशन में ज़्यादा लंबा रखूँगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑन पेज में लाइक हम थ्योरी अभी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरी थी कि आपको सारे टर्म्स पता होनी चाहिए, कीवर्ड, कैनबलाइजेशन, कैनोनिकल, कॉर्नस्टोन एक कंटेंट होता है, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कोई बोल दे आपके सामने और आपको हम तो पहली बार सुन रहे हैं, हमारे SEO ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है। तो थ्योरी देखो ज़रूरी है। इवन मैंने जो ब्लॉग्स आप लोगों के लिए 4 लिंक लगा रखे हैं, आपने उन चारों ब्लॉग्स को पढ़ लिया तो आप ऑन पेज में चाहे आपके सामने कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा हो या नॉन एक्सपीरियंस बंदा बैठा हो, आप उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। उन ब्लॉग्स में इतनी पावर है, इतनी नॉलेज है उन चारों ब्लॉग्स के अंदर, क्योंकि चारों ब्लॉग अब तक के बेस्ट ब्लॉग हैं। 2018 से लेके 2024 तक के सबसे बेस्ट ब्लॉग जो थे उनके लिंक मैंने वहाँ पे लगा रखे हैं। सो हल्के में मत लेना, उनको जाके पढ़ना है एक बार, ठीक है। थियोरेटिकल आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो। बाकी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन लेफ्ट द मीटिंग। हेलो सर। हाँ पुष्पित बोलो। सर मैं इस मंथ ना क्लासेस ऑनलाइन ही लूँगा, ठीक है। क्योंकि पेपर है मेरे इस मंथ ना थोड़े। हम्म। हाँ जी। ठीक है पुष्पित। देव कोई डाउट है आपको? प्रैक्टिकल कब से चालू है? प्रैक्टिकल बस अब स्टार्ट कर ही देंगे। देखो ऑन पेज भी ये थ्योरी वाला पार्ट था, ये मैंने भी करा दिया, तो प्रैक्टिकल कल मैं आ ही रहा हूँ उधर, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर ऑफिस में ही Saturday से प्रैक्टिकल मतलब- स्टार्ट कर देंगे। ऑफिस में एक वेबसाइट दे दूंगा, उसमें आपको ऑन पेज के लिए कुछ वर्क मैं दूंगा, वो आप लोगों को करना है, एंड फिर प्रैक्टिकल आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, मैं ऑफलाइन आ जाऊँगा। ठीक ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ, मैंने ना